वीडियो सिर्फ वन शॉट है हर चैप्टर्स का, जिससे आपको सिर्फ रिवीजन कराने के लिए से वीडियो हम ये बना रहे हैं। ठीक है, जो वीडियो आगे आपको मिलेगा ये सिर्फ रिवीजन के लिए व्यू से बनाया गया है। हर चैप्टर का ओवरव्यू बताया गया है कि हर चैप्टर में ये टॉपिक है, ये पढ़ना था, ये फॉर्मूला है, ये डायमेंशन, सारा चीज डिस्कस है इस वीडियो में। ये चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है इस चैप्टर में, इसका सिर्फ रिवीजन करवाया गया है जो आप पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम रवि और आज हम लोग रिवीजन सीरीज चालू करेंगे। ठीक, किस चीज़ का? तो हर एक चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन चालू कर रहे हैं। ठीक, हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन चालू कर रहे हैं। हम लोग 1 घंटे में पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। ठीक, 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक, इसमें हम पूरा चैप्टर के डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आपको रिवीजन करवाएंगे। जो आप साल भर पढ़े हैं हम वो सिर्फ आपको रिवीजन करवाएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, SI यूनिट्स, डायमेंशंस, उसके जो उस प्रॉपर्टीज है वो सब आपको जरूर इसमें बताएंगे और इसमें डीप में चैप्टर में नहीं जाएंगे। ठीक, ये आपके सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। ठीक, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के ये वीडियो बनाया गया है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपका सारा चैप्टर पूरा ये करंट पार्ट वाला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका, अगर आप एक बार भी कहीं पर पढ़े हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या। तो पहले देखिए इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में सबसे पहले देखो रिवीजन में है, सबसे पहले करंट क्या होता है। ठीक, करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट होता है कि टोटल फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका I इक्वल टू, आप ले सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टोटल टाइम टेकन, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से। ठीक, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता पास करता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम में उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, और I इसका एक फार्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू NE बाई टी, और एक फार्मूला हो जाएगा I एवरेज का फार्मूला हो जाएगा Q बाई टी, और एक आपका जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा। ठीक, इंस्टेंटेनियस करंट होगा उसका फार्मूला निकालने का होगा I इक्वल टू dQ बाई dt। ठीक, और एक आपका जब एवरेज करंट निकालने का फार्मूला हो तो डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, उसको आप लोग लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। चार्ज का फॉर्मूला होता है Ne। ठीक, यहाँ पे आप प्लस माइनस आप डाल सकते हैं, चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके अनुसार से। ठीक, उसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। ठीक, और उसका डायमेंशन होता है डायमेंशन I और A। ठीक, किसी बुक में I दिया रहता है, किसी बुक में A दिया रहता है, तो हम दोनों लिख दिए हैं I और A। ठीक, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कितना रहता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रहता है ऑपोजिट, किसके ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा इसका डायरेक्शन। ठीक, उसके बाद यह कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मूव करेगा। ठीक, हाई से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मूव करेगा। EP मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, हाई टू लो पोटेंशियल में मूव करेगा। ठीक, उसके बाद QT ग्राफ स्लोप गिव्स करंट। ठीक, एक मान लीजिए ग्राफ होगा Q और T का, उसका जो ये स्लोप होगा, उसका जो स्लोप होगा वो आपको करंट देगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ठीक, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, जिसको हम कैपिटल J से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर वेक्टर साइन हम लगाए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। जितना भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा, ठीक, उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, जिसको J से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यह मतलब कंडक्टर है, उसका एरिया डेल्टा S दिया हुआ है, इसे जितना करंट डेल्टा I पास करेगा उसी को लिखेंगे एवरेज करंट डेंसिटी इक्वल टू डेल्टा I बाई डेल्टा S, डेल्टा I बाई डेल्टा S। ये क्या है, एरिया है, ऊपर क्या है, करंट है। और ठीक, हम ये तो परपेंडिकुलर गया है तब 0 डिग्री पे गया तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई किए, लेकिन अगर किसी एंगल पे जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे करंट जा रहा है, कोई एंगल पे जा रहा है थीटा, तो उस समय एवरेज करंट क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी J एवरेज इक्वल टू डेल्टा I बाई डेल्टा S बाई cos थीटा। ठीक, ये आपका किसी थीटा के टर्म में आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हमको निकालना हो कि पर यूनिट पे निकालना हो करंट डेंसिटी, पर यूनिट पे हमको करंट डेंसिटी निकालना हो तो I इक्वल टू, ठीक, I इक्वल टू J डी cos थीटा होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है ये वेक्टर फॉर्म में, ये उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जितना भी
इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी रहेगा उसको ds से इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको करंट निकल जाएगा। ये फॉर्मूला हम नहीं बताए थे इलेक्ट्रिक करंट में, अभी से ये बता रहे हैं क्योंकि करंट डेंसिटी आप पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए, इसीलिए अभी होता है I = J ds cos थीटा, या इंटीग्रेशन में आप बोलते हैं cos थीटा नहीं रहे तो I = J डॉट ds हो जाएगा। उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा एरिया के रिस्पेक्ट में करंट डेंसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को, तो आपको करंट निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, VPQ लिखे हैं शॉर्ट में, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है I(L⁻²), ठीक, इसका डायमेंशन होगा I(L⁻²). इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर पर पावर -2, एम्पियर मीटर पावर -2। उसको लिख सकते हैं CGS यूनिट में, CS पावर -1 एक पावर -2, ये हो जाएगा इसका SI यूनिट। ठीक, और डायमेंशन हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बता चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स between its conjugative collision। ठीक, the average velocity of all the free electrons between its conjugative collision after the application of electric field is known as drift velocity। जो एवरेज वेलोसिटी होता है ना, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी कंडक्टर में, ठीक, जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, d वेक्टर dt इक्वल टू -e टाउ ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें vt ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन है माइनस साइन लगा है उसको हम, और यहाँ ये टाउ दिखाई दे रहा है, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक, और ये ई जो है उसे हम जिस वेक्टर साइन दिए हुए वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इस ये वेलोसिटी हो गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है vd = e टाउ e। मैग्नीट्यूड में हम माइनस साइन नहीं लगाए हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद रिलेशन देखना है हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में, तो J = NeVt। ठीक, ये करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म का ये आपका रिलेशन है, और vd = Jne दूसरे फॉर्म में उसी को हम अरेंज करके लिख दिए और उसको करंट के टर्म में लिखाएंगे तो vd = IANE हो जाएगा। ठीक, vd = IANE हो जाएगा। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके दोनों का रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ पे। ठीक, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक, ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, उसको कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक, उसको कहते हैं ओम्स लॉ। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, और इसीलिए इसको लिखते हैं V = IR, और इसमें R क्या है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक, R क्या है, रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई आपको। और यहाँ पे करंट का फॉर्मूला हो गया I = V/R। ठीक, ये हो गया I = V/R, रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये था ओम्स लॉ के बारे में। ठीक, तो ओम्स लॉ का आपको क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग फ्रॉम ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक, बिटवीन टू टर्मिनल्स। ठीक, इसी दो टर्मिनल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई होगा और उसका जो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी को ओम्स लॉ कहेंगे। ठीक, उसके बाद ये R हो गया आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो आगे देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ में, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ में। ठीक, जिसका और रेजिस्टेंस क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है और उसका SI यूनिट वोल्ट पर एम्पियर होता है, जिसको शॉर्ट में आप V एम्पियर -1 दे सकते हैं और उसको ओम्स बोल सकते हैं, जिसको ओमेगा से यहाँ डिनोट किए हुए हैं। ठीक, यहाँ की बात समझ आए। उसके बाद इसका डायमेंशन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, mL² 3 I⁻²। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यह रेजिस्टेंस डिपेंड है ना, रेजिस्टेंस नेचर और टेम्परेचर और एंड जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, नेचर, टेम्परेचर और GS जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक, और जो एक मान लीजिए कि
जो कंडक्टर, आप किसी भी कंडक्टर को डिजायरेबल मतलब आपके मनचाहा अनुसार आप किसी का रेजिस्टेंस का लेंथ लेते हैं, उसको रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रजिस्टर कहते हैं। कंडक्टर ऑफ डिजायरेबल रेजिस्टेंस इज नोन एज रजिस्टर। जिसको डिनोट किससे करते हैं? इससे डिनोट करते हैं, ठीक। जिसको डिनोट करते हैं और यहाँ पे आर का साइन दे देते हैं आप, ठीक। उसके बाद रेजिस्टेंस लॉ। रेजिस्टेंस लॉ क्या कहता है? ये ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस लॉ क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है, और आर ये रेजिस्टेंस होता है। जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो रेजिस्टेंस लॉ में होता है रो एल बाई ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। और यह किस पे डिपेंड करता है? और यह नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। यह सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। और किसी भी रेजिस्टेंस को अगर n टाइम्स हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो जो कितना टाइम हो जाएगा? रेजिस्टेंस कितना टाइम हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। n स्क्वायर आएगा। अगर किसी रेजिस्टर को हम n टाइम अति करते हैं तो वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, ठीक। n स्क्वायर टाइम हो जाता है। उसके बाद RT इक्वल टू R नॉट। और ये जो हम बताएंगे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वही फार्मूला है। RT किसी भी टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। RT इक्वल टू R नॉट। ये इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अल्फा कांस्टेंट होता है, ठीक। RT इक्वल टू अल्फा नॉट 1 माइनस अल्फा टी माइनस। ये कंडक्टर इंसुलेटर के केस में फार्मूला अप्लाई होता है, और ये वाला सेमीकंडक्टर के केस में अप्लाई होता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोग को? यहाँ देखिए, हम जो आपको इस चैप्टर पर बता रहे हैं ये डीप नहीं जा रहे हैं, हम ओवरव्यू दे रहे हैं चैप्टर का। ओवरव्यू कि ये होता है, ये पढ़े हुए हैं, ठीक। ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता पूरा चैप्टर पढ़ाना, ये बस ओवरव्यू दे रहा है। बहुत चीज छूटता है इसमें, बहुत चीज छूटेगा। ये आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि आप क्या क्या पहले पढ़े हुए हैं, ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आई आप लोग को? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक। कंडक्टेंस का होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक। G इक्वल टू कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, और G इक्वल टू 1/R। R क्या है? रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है? G का उल्टा होता है, ठीक। इनवर्सली होता है, ठीक। G का इनवर्सली होता है। और G को कंडक्टेंस को लिख सकते हैं सिग्मा ए बाई एल, ठीक। सिग्मा ए बाई एल, एरिया अपन लेंथ लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद ये कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक। यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। उसके बाद इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है ओम इनवर्स, ठीक। ओम इनवर्स जिसको हम साइमन भी कहते हैं। ओम इनवर्स होता है जिसको हम साइमन भी कहते हैं, ठीक। डी इसका डायमेंशन क्या होता है? ठीक। डायमेंशन क्या होता है? m टू द पावर -1 a टू द पावर -2 t टू द पावर 3 i टू द पावर 2, ठीक। ये बात हुआ हमारा कंडक्टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी ये जो साइन है यहाँ पे उसको कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक। इसको ठीक। तो ये कंडक्टिविटी क्या होता है? 1/ρ, ठीक। ये जो साइन होता है ये कंडक्टिविटी, और इसी कंडक्टिविटी को यहाँ पे बता रहे हैं वो क्या होता है? 1/ρ। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। वो क्या होता है? तो ये कंडक्टिविटी इक्वल टू J/E, इलेक्ट्रिकल डेंसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद हम कंडक्टिविटी को लिख सकते हैं Ga/L। G क्या होगा हमारा? आपका कंडक्टेंस अपन लेंथ अपन एरिया, ठीक। और एक हम लिख सकते हैं G, अगर G क्या होता है? रेनवर्टी होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस को, लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इक्वल टू L/RA, ठीक। L/RA, ठीक। डायमेंशन ये कंडक्टिविटी का डायमेंशन हो जाएगा m टू द पावर -1 n टू द पावर -3 t टू द पावर 3 i टू द पावर 2, ठीक। ये हुआ हमारा बात कंडक्टिविटी के बारे में, और उसके बाद कंडक्टेंस के बारे में, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होता है? बैटरी एक डिवाइस होता है। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। यह एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ से डिनोट करते हैं E0, ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? द वर्क डन, ठीक। द वर्क डन टू कैरी the charge from negative electrode to positive electrode, ठीक। वर्क डन होता है, ठीक। यह क्या होता है? वर्क डन होता है, ठीक।
पर यूनिट चार्ज को ले जाने में, निगेटिव इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में ले जाने को, किसी भी कंडक्टर के अंदर ले जाने के जो वर्डन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट जूल पर कूलम है और वोल्ट है, ठीक। टाइप्स क्या है? प्राइमरी, सेकेंड और क्या कहते हैं सेकेंडरी। या किस तरह का टाइप है? प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप, दो तरह के हैं। किसके बेसिस पे? चार्जेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक। उसके बाद दूसरा टाइप का बैटरी होता है आइडियल और रियल बैटरी। आइडियल और रियल बैटरी होता है किसके? कैपेबिलिटी के, ठीक, सॉरी कंडीशन के बेसिस पर, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल कंडीशन के बेसिस पे दो तरह का बैटरी होता है, आइडियल बैटरी और रियल बैटरी, ठीक। उसको बैटरी को डिनोट किससे करते हैं? इससे डिनोट करते हैं। बैटरी को किस चीज से डिनोट करते हैं? इस चीज से डिनोट करते हैं, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे थर्मल एनर्जी डेवलप इन रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर में कितना थर्मल एनर्जी डेवलप होगा, तो पहले हम लोग देखेंगे उसको डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं। U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं थर्मल एनर्जी। हीट जो कहते हैं ना, हीट किसी रजिस्टर में डेवलप होगा वो होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक। तो उसको आता कैसे है? इक्वल टू आई एल, Q इक्वल टू आई टी। तो अगर हम U का फार्मूला में U का फार्मूला आता है आई आर इंटू आई टी, चार्ज इंटू वोल्ट इंटू चार्ज, ठीक। वोल्ट इंटू चार्ज होता है, तो उस फार्मूला को करते हैं तो ये हमारा हीट का फार्मूला निकल आता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं पावर किसको कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि पावर किसको कहते हैं। पावर कहते हैं dH/dt को, मतलब रेट होता है कि हीट एनर्जी डेवलप होता है, वो रेट होता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट होता है उसको कहते हैं। तो H क्या है हमारा? आई स्क्वायर आर टी, डी आई स्क्वायर आर टी बाई डी टी कर देंगे तो आई एक कांस्टेंट हमारा रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगा, डी टी बाई डी टी करेंगे तो पावर का फार्मूला आ जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हम इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक। रेटेड वैल्यू, ठीक। रेटेड वैल्यू क्या होता है? P पावर कंज्यूम, ठीक। रेटेड वैल्यू होता है क्या होता है? पावर कंज्यूम इक्वल टू V वोल्टेज अप्लाई बाई V का होल स्क्वायर बाई इनटू P, ठीक। ये जो फार्मूला आता है ये होता है रेटेड वैल्यू, ठीक। P का पावर कंज्यूम और ये है आपका वोल्टेज अप्लाई, ये है वोल्टेज गिवन रहता है, उसका होल स्क्वायर करते हैं और पावर जो हम सप्लाई करते हैं वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रेटेड वैल्यू निकल जाएगा। किसी भी बल्ब, इलेक्ट्रिक का, फैन का, कुछ होगा आपका निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है? चार्जिंग क्या होता है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और बैटरी क्या होता है? चार्जिंग क्या होता है? V इक्वल टू E प्लस आई आर, ठीक। E इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू E, V इक्वल टू E प्लस आई आर। ये चार्जिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो चार्जिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और डिस्चार्जिंग में क्या होता है? V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू होता है E माइनस आर। वो केमिकल एनर्जी, बैटरी का केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, उसको हम डिस्चार्जिंग करते हैं, ठीक। उसको हम डिस्चार्जिंग करते हैं, ठीक। ये आपका हो गया आपका चार्जिंग का केस, ये हो गया डिस्चार्जिंग का केस, ठीक। ये हो गया चार्जिंग का केस, ये हो गया डिस्चार्जिंग का केस। हम रजिस्टर भी बना ये है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जंक्शन क्या होता है, ठीक। जंक्शन क्या होता है? ऐसा पॉइंट, ठीक, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो, तीन या उससे ज्यादा कंडक्टर मिले, ठीक। ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीन या उससे ज्यादा कंडक्टर एक दूसरे से मीट करें उसको जंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 बहुत सारा कंडक्टर हो गया, ये मीट कर रहा है, एक जगह मीट कर रहा है, उसको जंक्शन बोलेंगे। जैसे 1 2 3 ये भी 2 3 कंडक्टर है, यह मीट कर रहा है, उसको जंक्शन बोलेंगे, ठीक। जंक्शन किसको कहते हैं? ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 या उससे ज्यादा कंडक्टर एक पॉइंट पे मिल रहे हो, ठीक। उसके बाद लूप क्या होता है? तो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको लूप कहते हैं, ठीक। किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट को लूप कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं किरचॉफ्स लॉ पे, ठीक। किरचॉफ्स लॉ पे, किरचॉफ्स के 2 लॉ होते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, उसको किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, ठीक। उसके बाद किरचॉफ का दूसरा लॉ होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज
किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जितना भी अलजेब्रिक सम होगा पोटेंशियल सम की, जितना भी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ करते हैं वो। और वो जो क्या होता है जीरो के इक्वल होता है, वो क्या होता है जीरो के इक्वल होता है। तो समेशन जितना भी इनका ये पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन वो क्या होगा जीरो के इक्वल होगा। ये होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसके बाद बात करते हैं मोबिलिटी पे। ठीक, मोबिलिटी क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या कहते हैं मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दें, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें, तो वो हमारा मोबिलिटी निकल जाता है। उसको ई टाउ ई वाई एन ई भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम ई ई तो पहले से है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टाउ बाई एम ई, उसको करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा और ई टाउ बाई एम ई बच जाएगा। ये भी एक फार्मूला आप ले सकते हैं मोबिलिटी का। ठीक, अब मोबिलिटी पर ध्यान देते हैं कि मोबिलिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। मोबिलिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका यूनिट इसका क्या होता है n पे पावर -1 n। और एक मिनट, इसमें क्या यूनिट क्या है सर, मोबिलिटी mc। ठीक, NCM n पर पावर -1 c कूलम m और x पर पावर -1। ठीक, ये हो गया इसका SI यूनिट। ठीक, ये हो गया इसका SI यूनिट। बात समझ में आई यहाँ तक? तो हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे अब हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज एक साथ सीरीज में एक ही लाइन में लगा रहता है। पूरा सीरीज में रेजिस्टेंस होता है जो पूरा सीरीज में ऐसे 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 एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, वो सीरीज में लगा रहा है तो उसको कहते हैं वो सीरीज, इसको बोलेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 और जब n टर्म का। ठीक, कहाँ तक जाएगा n टर्म तक चला जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज के बाद देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह लगा होता है। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह लगा होता है, इस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह लगा था। इसमें रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ये रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और ये n टर्म तक चला जाएगा। ठीक, Rn तक ये n टर्म तक चला जाएगा। ये इस तरह का फिगर होगा, जिसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखते हैं कि सिर्फ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन था। ठीक, इसमें अगर हम ग्रुप सेल्स लगा दें, ठीक, मतलब बैटरी लगा दें, तो उसका क्या होगा। तो अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ग्रुपिंग मतलब देखते हैं कॉम्बिनेशन किसका देखेंगे, रेजिस्टेंस का और सेल्स का, मतलब बैटरी का देखेंगे। तो उसमें पहला केस आता है सीरीज का। तो इसमें बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों होगा, जिसको सीरीज में देखेंगे तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा I = E1 + E2 + E3 n तक बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 R2 R3 n तक। जितना बैटरी रहेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये आपका बैटरी का EMF हो गया और ये R1 R2 छोटा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये R हो गया कैपिटल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, वो आपका R कैपिटल रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और रेजिस्टेंस में पैरेलल का भी केस आता है। पैरेलल का केस में देखते हैं I = E1/R1 + E2/R2 n तक जाएगा। ठीक, n टर्म तक चला जाएगा। आप E3/R3 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाई n 1 + R × 1 + R1 + 1/R2 + 1/R3 n टर्म तक चला जाएगा। ठीक, और दो ये तो n टर्म के था, ये सब n टर्म के था। तो सीरीज का हम n टर्म का नहीं लिख रहे हैं, बहुत छोटा सा होगा, इसको मिटा दीजिएगा यहाँ से, तो ये आपका सीरीज का बन जाएगा। ठीक, बहुत आसान होता है। ये आपका ये किसके लिए हो गया, ये आपका पैरेलल के लिए 2 रजिस्टर और 2 बैटरी लगाओ तो पैरेलल के लिए केस में ये हो जाएगा। अगर आपको सीरीज पैरेलल में ये होगा और सीरीज के लिए बस इसको काट इतना ले लीजिए, तो ये सीरीज के लिए 2 बैटरी और 2 रजिस्टर, और ये पैरेलल के लिए 2 बैटरी और 2 रजिस्टर के लिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और रजिस्टर में आ जाएगा। और ये सब तो आसान टॉपिक है, क्लास 10th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, और ये सब ये रिवीजन सीरीज है, इसमें सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जाएगा चैप्टर का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
अब हम लोग बात करेंगे वीटस्टोन ब्रिज पे और मीटर ब्रिज पे। ठीक, वीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, यह एक इस तरह का कैथोड रेजिस्टेंस का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 लगा रहता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक रेजिस्टेंस पता नहीं होता है जिसको आपको निकालना रहता है। ठीक, इसमें आपको एक रेजिस्टेंस निकालना रहता है, वही उसी को कहते हैं वीटस्टोन ब्रिज। ठीक, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 R3 RX, जिसका निकालना है वो रेशियो रहता है, जैसे R1 R2 R3 RX। तो इसमें से कोई भी हो सकता है, R1 आपका नहीं दिया हुआ, R2 नहीं दिया हुआ, R3 नहीं दिया हुआ, R4 नहीं दिया हुआ। यहाँ पे R4 नहीं दिया हुआ तो ये इसका RX लीजिए। तो अगर इस तरह आप इसको बैलेंस कर देते हैं R1 और R2 R3 RX, तो आपको यहाँ वीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला निकल जाएगा। और RX के लिए R1 R2 R3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, RX आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, बहुत ये जो बात रहा जो वीटस्टोन ब्रिज का, यह कहता है इंस्ट्रूमेंट होता है जो 4 रेजिस्टेंस से बना होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है जो कि इस तरह का होता है, जिसमें क्या होता है, ये बहुत करेक्ट एक्यूरेसी, ये भी क्या करता है वीटस्टोन ब्रिज, वो रेजिस्टेंस फाइंड करने में मदद करता है। लेकिन जो आपका मीटर ब्रिज है वह काफ़ी एक्यूरेसी से, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने में मदद करता है, रेजिस्टेंस का पता लगाने में मदद करता है। तो ये RS आप देख रहे हैं वो क्या है, रेजिस्टेंस है। RS क्या है आपका, वो रेजिस्टेंस है। और ये G गैल्वेनोमीटर है, वीटस्टोन ब्रिज में ही लगा हुआ है। और मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट वीटस्टोन ब्रिज से ही आया है। ठीक बात है। और ये मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक मीटर का स्केल होता है। ठीक, 1 मीटर का स्केल होता है। और ये जो आपका ये होता है आपका पॉइंटर होता है जो मूव करता रहता है, बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढता रहता है कि कहाँ पे एक्यूरेट है। ठीक, कहाँ पे जो मेरा करंट गैल्वेनोमीटर में जो करंट सप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, जो मीटर स्केल में पॉइंटर मूव करेगा और ये देखिए कि कहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो रहा है। उसके बाद वह आप उससे लिख सकते हैं S/L R/100 का फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए हम फॉर्मूला लिखे हैं S/L R/100 ठीक, बात समझ में मीटर ब्रिज के बारे में। तो आप लोग पहले इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा। जैसे कि हम पूछा कि मीटर ब्रिज के बारे में 5 में पूछ दिया, तो आप लोग मीटर ब्रिज का पहले तो डिफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद कि इसका स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा, उसके बाद उसका फार्मूला लिख दीजिएगा, उसका यूजेस क्या है लिख दीजिएगा। यूजेस का होता है रेजिस्टेंस फाइंड करने में मदद करता है मोर एक्यूरेसी से। ठीक, ये सब है। तो हम वीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज से कोई ना कोई एक एग्जाम में आ जाएगा, ज़्यादा चांस है। ठीक, ज़्यादा चांस है। ठीक, यहाँ तक बात खत्म, यहाँ पे बात समझ में आप लोग को। और यहाँ पे आपका भी एक बैटरी लगा होता है, ये क्या होता है, स्विच होता है। ठीक, एक मीटर ब्रिज में के स्विच होता है। ठीक, उसके बाद ये फार्मूला है आप लोग का, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। फार्मूला याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे एमीटर और वोल्टमीटर। ठीक, एमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है, यह सब डिवाइस होता है जो कि हम इलेक्ट्रिकल चीज़ में यूज़ में काम आता है। तो पहले हम धीरे धीरे से शुरू से देखते हैं कि एमीटर क्या होता है। एमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि 2 वायर के बीच का करंट नापने के, करंट मेजर करने में काम आता है। ठीक, एमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि किसी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वह कंपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक, बात समझ में है यहाँ पर आपको। तो जिसका फिगर इस तरह का है, ये गैल्वेनोमीटर रहेगा और किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में चेंज करना है तो उसमें एक बहुत ही कम वेरी लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लगा देंगे हम पैरेलल में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक एमीटर बन जाएगा जिसको हम शंट कहते हैं। ठीक, वेरी लो रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, शंट बोलते हैं। उसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देते हैं तो एमीटर मेरा बन जाता है। ठीक, तो करंट नापने गैल्वेनोमीटर में कितना करंट सप्लाई हुआ। ठीक, उसका फार्मूला होता है IG = RG + IR। ठीक, RG क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, R क्या है, रेजिस्टेंस, I करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, IG करंट इन गैल्वेनोमीटर है। ठीक, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस निकालने में भी हेल्प करता है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा IG करंट इन गैल्वेनोमीटर, RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर माइनस I करंट ये माइनस IG करंट इन गैल्वेनोमीटर। इससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इससे आप गैल्वेनोमीटर में कितना करंट पास करता है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक, उसको सिंबल ये होता है। ठीक, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सिंबल होता है, ये ठीक
प्लस माइनस ए बीच में रहेगा, एमीटर से डिनोट करते हैं। ठीक, ये रहा बात आपका एमीटर के बारे में। उसके बाद बात करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर आपका होता है, यह भी एक डिवाइस होता है, या क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, किसी भी कंडक्टर में, वायर में जो करंट सप्लाई हो रहा है उसके बीच का पोटेंशियल वोल्टेज मेजर करने में काम आता है। ठीक, यह क्या होता है, यह एक डिवाइस होता है जो कि वायर के बीच का वोल्टेज नापने, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी पॉइंट के बीच का वोल्टेज मेजर करने में काम आता है, कंपेयर करने में काम आता है। ठीक, अगर तो ये बनता कैसे, गैल्वेनोमीटर में अगर हम सीरीज में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक, रेजिस्टेंस R लगा दें गैल्वेनोमीटर में, हम सीरीज में ही गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में ही हम एक वेरी हाई रेजिस्टेंस R अगर लगा दें तो गैल्वेनोमीटर हमारा वोल्टमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, यह गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस बन रहा है, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस इसको जो सीरीज में जोड़ रहा है, और ये शंट है, इसको पैरेलल में जोड़ रहा है, तो वो एमीटर बन गया। इसको अगर हम सीरीज में जोड़ रहा है वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये लो था, ये हाई है, उसको अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा क्या होता है, वोल्टमीटर बन जाता है। वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Ig करंट इन गैल्वेनोमीटर R/Rg, रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर प्लस Ig करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस, ठीक, इनटू ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक, और रेजिस्टेंस निकालने का जो हाई रेजिस्टेंस होता है, ये हाई रेजिस्टेंस होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R = V - Ig इनटू Rg बाई Ig। ठीक, V R = V - Ig Rg बाई Ig। ठीक, ये होता है गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आए। ये था आपका एमीटर और वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को ही अगर हम शंट लगा दें पैरेलल में ही, स्मॉल वेरी बहुत छोटा रेजिस्टेंस का लगा दें, जिसको शंट बोलते हैं, तो वो एमीटर बन जाएगा। और अगर सीरीज में अगर हम गैल्वेनोमीटर के अगर हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर लगा दे तो वो हमारा वोल्टमीटर बन जाएगा। ये सब आपका फार्मूलास है, ये सब आप लोग नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और देखिए डिफिनीशन आपको याद करना पड़ेगा। हम बस चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं, क्या होता है, कैसे होता है, फार्मूला क्या है, क्या चीज़ है। इससे एक लेक्चर में इससे ज़्यादा वन शॉट में यही इतना है, इससे ज़्यादा नहीं कराया जा सकता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोग को। तो अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियोमीटर में। ठीक, पोटेंशियोमीटर पे अब हम बात करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, यह भी एक डिवाइस होता है जो कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट का पर पोटेंशियल फाइंड करने में मदद करता है। कोई भी पोटेंशियल नापने में या मेजर करने में, कंपेयर करने में मदद करता है, उसको वो एक इस तरह का डिवाइस होता है। ठीक, पोटेंशियोमीटर यहाँ डिवाइस होता है। ठीक, डिफिनीशन आप लोग बुक से रट लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि बस इसका काम क्या होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि इसका फिगर किस तरह होता है। बस इसका फिगर होता अलग तरह का है, लेकिन अगर आप कॉपी में दिखाना चाहें तो उसको एग्जामिनर को तो इस तरह से दिखा सकते हैं। NCERT में भी दिया हुआ है, और तो बहुत बड़ा मशीन होता है पोटेंशियोमीटर, तो वो एग्जैक्ट पोटेंशियल कंपेयर करने में, मतलब मेजर करने में हेल्प करता है। यह इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक, यह इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि पोटेंशियल किसी भी चीज पॉइंट पर पोटेंशियल मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद ये EMF है, ये स्विच है, ये है, और ये रजिस्टर है, और ये जो जॉकी है, ठीक, जो मूव करता रहेगा, ये कंपेयर करने में कि कहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कहाँ पे करंट जीरो हुआ है। गैल्वेनोमीटर लगा ये पॉइंट है, ये स्मॉल है, लेंथ है, गैल्वेनोमीटर जो जिस पॉइंट पे है जीरो शो करेगा करंट, और ये लेंथ है, पूरा वायर का पूरा लेंथ है, जो लेंथ होता है वायर का उसका लेंथ L का है। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है L/L'। ठीक, ये L है, ठीक, ये L है और ये L' है। कंफ्यूजन के लिए हो जाएगा आपको, तो हम इसको लिख देते हैं, ये L और इसको स्मॉल l लिख देते हैं। ठीक, हम L/L' लिख देते हैं, कंफ्यूजन L लिख सकते हैं। इसको जैसे हम इस फिगर में लिखे हुए हैं, आप फार्मूला NCERT से देख लीजिएगा, उससे ही जो भी कीजिएगा उसी से याद कीजिएगा। वो सबसे बेस्ट बुक है। ठीक, आपको एग्जामिनर मार्क्स भी नहीं काटेगा, हम कुछ यहाँ बताएंगे, वहाँ पे बताया वही चीज रहेगा, बस उसका बताने का टर्म दूसरा रहेगा। आप कंफ्यूज हो जाके गलत लिख दीजिएगा, मार्क्स कट जाएगा। तो आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा, फार्मूला वैसे यही होता है, कंफर्म है, यही फार्मूला होता है। पर आप लोग बुक में जो फार्मूला है कि किस चीज़ को किससे डिनोट किया गया वैसे लिखें। ठीक,
उसके बाद यहाँ इसका काम क्या होता है, टू कंपेयर ईएमएफ बिटवीन द टू ऑफ द टू बैटरीज, दो बैटरी का ईएमएफ कंपेयर करने में मदद करता है, ठीक, दो बैटरीज का ईएमएफ कंपेयर करने में मदद करता है, ठीक, दो बैटरीज का ईएमएफ कंपेयर करने में मदद करता है। उसके बाद टू ऑब्टेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, टू इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस को ऑब्टेन फाइंड करने में मदद करता है। तो पहले जो ईएमएफ कंपेयर करने का फार्मूला हो गया ये E1/E2 बाई L1/L2, पहला पॉइंट का फार्मूला ये, उसके बाद किसी इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी का ये L माइनस LS LS क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक, ये वाला हो जाएगा जो गैल्वेनोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। L क्या होगा, वायर का लेंथ होगा, ठीक, L क्या होगा, पूरा वायर का लेंथ होगा। तो ये रहा पूरा बात आपको पोटेंशियोमीटर पर, ठीक, आप लोग पोटेंशियोमीटर पर मान लीजिए पूछा तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर लिखिएगा, फिगर बनाइएगा, उसके बाद उसका यूजेज लिखिएगा, सारा चीज़ लिखने के बाद उस दीजिएगा तो आराम से अच्छे से फिगर बना के लिखिएगा तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा, ठीक। ज़्यादा का फोकस करें कि एनसीईआरटी का जितना भी चीज़ है वो उस पर फोकस करके याद करके जाए, उस एनसीईआरटी का फिगर देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक। याद बात समझ में आई, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, सिर्फ कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, 4 स्ट्रिप ऑफ कलर, कभी कभी 4 कलर का स्ट्रिप होगा ये लाइन, या कभी कभी 3 का होगा जो कलर कार्बन रजिस्टर का, ठीक, कार्बन रजिस्टर का, जिससे जो इससे इसका रेजिस्टेंस ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक। दिस इज नोन एज कलर कोड कार्बन रजिस्टर, ठीक। फिर से हम बोल रहे हैं डिफिनेशन, ध्यान से सुनिएगा। 4 strip of color, sometimes 3 strip of color are on the carbon register to obtain its resistance. This is known as color code of carbon resistance, ठीक। कभी कभी होता है कि चौथा जो स्ट्रिप होता है, चौथा वो होता है ऑब्सेंट होता है, ठीक। कभी कभी चौथा होता है वो ऑब्सेंट होता है, तो कभी कभी 3 ही होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम 4 होता है। इसी को बोलते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टेंस। तो जिसमें पहला स्ट्रिप जो होता है ना, पहला स्ट्रिप उसको फर्स्ट डिजिट से बताते हैं, दूसरा होता है जो स्ट्रिप उसको सेकेंड डिजिट बोलते हैं, तीसरा जो स्ट्रिप होता है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, और ये चौथा जो स्ट्रिप होता है उसको टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक, टॉलरेंस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। अगर चौथा टॉलरेंस ये एब्सेंट रहे तो वहाँ पे 20% उसको माना जाएगा, टॉलरेंस को 20% माना जाएगा। ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की किताब में, देखिएगा वहाँ पे आपका फिगर बनाएगा कार्बन कोड ऑफ रजिस्टर्स का, सारा कलर दिया रहेगा, उसका कितना फर्स्ट डिजिट को क्या कितना कौन नंबर से डिनोट करते हैं, सेकंड डिजिट को कौन नंबर से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लायर क्या होगा और ये टॉलरेंस क्या होगा, ये सब आपको बताया जाएगा। तो ये आपको रिविजन के तौर पर बताया जाएगा कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसीलिए हम बता दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। लगभग हम लोग सारा इलेक्ट्रिक करंट का सारा टॉपिक डिस्कस किए, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट का सारा टॉपिक डिस्कस किए, उसका ओवरव्यू हम लोग देखे भी है, जो थोड़ा बहुत ऊपर से डेफिनेशन भी देखे हैं, उसका ऐसा यूनिट डायमेंशन भी देखे हैं, तो उसका फार्मूला तो सारा देखिए, तो सारा फार्मूला हम लोग देखे हैं, ठीक। ये चैप्टर हम पढ़ाए नहीं है, हम चैप्टर का सिर्फ रिविजन करवाया है, रिवाइज करवाया है वन शॉट में, कि एक बार में हमारा चैप्टर हमको याद करना हो कि हम जो पढ़े हैं उसको सारा दिमाग में एक बार बैकअप करने के लिए ये हम वीडियो बनाए हैं, ठीक। ये आपका चैप्टर पढ़ाना नहीं हुआ, इसको उड़ाना बोलते हैं, ठीक, इसको उड़ाना बोलते हैं। इसको पढ़ाने में 1 सप्ताह 2 सप्ताह ऐसे इतना टाइम लग जाता है, सब चीज़ डिस्कस अच्छा से पढ़ाने में, ठीक, टाइम लगता है। लेकिन ये आपका वन शॉट सिर्फ रिवाइज कराने का व्यू से ये वीडियो बनाया गया है। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक। टाइम एग्जाम का डेट 15 दिन हो गया, 12th एग्जाम में बाकी होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और उन लोग को भी यदि हेल्प हो सके, उनको लोग को भी बेनिफिट हो सके, ठीक। तो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।